Hello everyone, I am Prem Kumar Patle. My dear students, today I am here along with the second part of the chapter Framing the Constitution. And in this session, we will discuss about the vision of the Constitution. We will read about the will of the people and rights of the people. My dear students, I am going to start the explanation of this chapter. The vision of the Constitution. On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution in the Constituent Assembly. प्यारे बच्चों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया. And it was the momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of independent India and provided the framework within which the work of constitution making was to proceed. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और उस फ्रेमवर्क को भी बतलाया गया था जिसके तहत भारत के संविधान का कार्य आगे बढ़ना था. प्यारे बच्चों, इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था. इट proclaimed India to be an independent sovereign republic, guaranteed its citizen justice, equality and freedom, and assured that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes. इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़े लोगों को, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, दमित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे. बच्चों, इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया. उन्होंने यह बतलाने की भी कोशिश की कि उनकी नज़र में जो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिनके आधार पर किसी राष्ट्र में संविधान की रचना हुई हो, ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों पर उनकी नज़र जाती है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे. स्पेशली बच्चों, वो अमेरिका की जो स्वतंत्रता की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति थी, रूस की क्रांति थी, उन सब पर उनकी नज़र थी. उन्होंने उनको अपने संदर्भ में शामिल किया था. इन रिटर्निंग टू द पास्ट एंड रिफरिंग टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेहरू वाज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया विद इन अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. बच्चों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वे अतीत की ओर जाते हैं. उनका ध्यान जो है अतीत की ओर जाता है और वहाँ से वो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हैं और कहते हैं कि भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर सकते हैं. उन्होंने बतलाया कि इनका कैसे संबंध है एक दूसरे से. उन्होंने बतलाया कि भारत की मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है उसका एक हिस्सा है संविधान का निर्माण करना. वो भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को भी समझाने की प्रयास करते हैं. वो बतलाते हैं कि ये किस तरह का एक क्रांतिकारी क्षण है. नेहरू वॉज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया विद अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. दिस momentous nature of Indian project was emphasized by linking it to the revolutionary momentous in the past. But Nehru was not suggesting that those events were to provide any blueprint for the present. लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चीज़ को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि वो जो घटनाएं, उन घटनाओं को आज का ब्लूप्रिंट मान लिया जाए, ठीक है, या उन क्रांतियों के विचारों को जो बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने इस तरह की चीज़ को बड़े सावधानीपूर्वक समझाने का प्रयास किया और साथ ही उन्होंने यह भी बतलाने की कोशिश की गई
कि वो किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, that the idea of those revolutions could be mechanically borrowed and applied in India. He did not define a specific form of democracy. उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि वो किसी खास लोकतंत्र के बारे को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच रहने वाले लोगों के साथ चर्चा करके ही उभरेगी। सही है, किसी और भी कंट्री के अगर हम पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विसंगति आ सकती है। किसी कंट्री में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के रहने वालों के हिसाब से बनता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात पर बड़े अच्छे से अपनी भावनाएं, अपनी बातों को रखा कि भारत में जो संविधान होगा वो यहाँ के रहने वाले लोगों के से चर्चा करके उभरेगा। यहाँ के आदर्श, यहाँ के प्रावधान वैसे होंगे जो यहाँ के लोगों के लिए सुटेबल हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, ही सेड। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ही डिक्लेयर्ड, हैड टू फिट इन द टेम्पर ऑफ आवर पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल ऑफ टू दैम। भारत की जो शासन की व्यवस्था स्थापित होगी वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होगी या होनी चाहिए। इस तरह की शासन व्यवस्था हम स्थापित करेंगे। वो कैसे होगा? इस प्रकार के भारतीय संविधान का निर्माण करके होगा। बच्चों, इट वॉज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना भी जरूरी है। जब तक हम किसी देश की उपलब्धियों को और उनकी जो कमियां हैं, विफलताएं, अगर उनसे सबक नहीं लेंगे तो हम उस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था। भाई, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अप्लाई किया था उसने कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा, उसने सीखा। कई जगहों पर वो फेलियर भी हुआ तो उन्हें उससे सीखने का मौका मिला। लोकतंत्र की अपनी अवधारणा उनकी बदलनी पड़ी थी। जब देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने जो नोशंस थे डेमोक्रेसी से संबंधित, उन नोशंस को भी उन्होंने चेंज किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी टू फ्यूज द लिबरल आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी with the socialist idea of economic justice and readapted and rework all these ideas within the Indian context. भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए, ऐसा उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे। नेहरूज प्ली वॉज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया। नेहरू जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। बच्चों, भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी टू फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी with the socialist idea of economic justice and readapted and rework all these ideas within the Indian context. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को समझा दिया, बतला दिया कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि लोकतंत्र के उदारवादी जो विचार हैं, ठीक, और इकोनॉमिक जस्टिस है, उसके जो समाजवादी विचार हैं उनका एक दूसरे में समावेश किया जाए। रीअडॉप्टेड एंड रीवर्क ऑल दिस आइडियाज विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और वो कैसा होना चाहिए? भारतीय संदर्भ में रचनात्मक होना चाहिए, उसकी व्याख्या की जाए। ऐसा एक भारतीय संविधान होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर अबाउट द विल ऑफ द पीपल। माय डियर स्टूडेंट्स, अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी, बच्चों एक कम्युनिस्ट सदस्य था सोमनाथ लाहिड़ी, उनको भारतीय संविधान सभा की जो चर्चा पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद दिखाई देता था। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly. संविधान सभा का जो सदस्य, उन्हें ये लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इसमें असर है, इसका स्याह दिखाई देता था। वो कहते थे, he thus urged the members, the Indians in general
to fully free themselves from the influence of imperial rule. उन्होंने वहाँ के जो सदस्य थे, जो आम भारतीय थे, उनसे आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी जो शासन है ब्रिटिश, उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। उन्हें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक प्रकार की ब्रिटिशर्स की संस्था, एक ब्रिटिशर इंस्टीट्यूशन लगता था। इस वजह से वो वहाँ के मेंबर से वो आग्रह कर रहे थे कि इनसे अपने आप को मुक्त करो। इन द विंटर ऑफ 1946-47 as the assembly deliberated, the British were still in India. बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी, यानी 1946-47 में अभी भी वे भारत में ही थे। ठीक। एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो है शासन चला रही थी। ठीक है, लेकिन बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वायसराय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। किंतु चला गवर्नमेंट जो थी बेटा, ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके सारा का सारा काम यहाँ के वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में बैठी थी उनकी देखरेख में करना पड़ता था। लाहिरी exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out. बच्चों, लाहिरी ने अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की जो योजना है उसको साकार करने का काम कर रही है। इसलिए आप you have to move out of the influence of this British Constituent Assembly and you have to out of from the British imperialism, the influence of Britishers. आपको इन ब्रिटिश साम्राज्यवादी के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहिए, आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी अपने आप को अलग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, बातों को रखा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है। दिस इमेज इज रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कई बड़ी हस्तियां इस इमेज में आपको दिखाई दे रही है। आपकी बुक के पेज नंबर 414 में इमेज दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जब सोमनाथ लाहिरी ने इस तरह की बात कही तो नेहरू जी ने इनकी बात को स्वीकार किया। नेहरू एडमिटेड that most nationalist leader had wanted a different kind of constituent assembly. नेहरू जी ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो एक अलग प्रकार की संविधान सभा चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन एक लिहाज से ये बात सही थी कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी के कारण, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आया था उसी के तहत ये इसको फॉर्म किया गया था। और उसने सभा के कामकाजों पर कुछ शर्तें भी लगा रखी थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बेटा, उसने उन इंटरिम गवर्नमेंट के कामकाज पर भी कुछ न कुछ वो लगा रखा था, कंट्रोल कर रखा था, कंडीशंस अप्लाई कर रखी हुई थी। परंतु नेहरू जी ने एक जो खास बात कही, एम्फेसिस नेहरू जी, यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। नेहरू जी ने कहा आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। बिल्कुल सही है। अगर हमें जो सोर्स से, जिससे पावर मिल रहा है, जिससे हमें शक्ति मिल रही है, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1909, 1919 और 1935 की, जहां कई सारे एक्ट पास हुए, तो उस समय में भी तो यही गवर्नमेंट थी ना, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसने इसको पारित करवाया था। उस समय कहाँ इंडियंस का उतना रोल था जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में न आकर आप उनसे मुक्त हो। बिल्कुल नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपनी बातें कही वो आपके स्क्रीन पर हैं। गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स। बच्चों, उन्होंने कहा कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हो।
इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनको हमेशा अपने जहन में रखना है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ लाहिरी जैसे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको समझाते हुए बात कही कि भाई हमें हमें जो पावर जहाँ से अभी सोर्स मिल रहा है, जिस सोर्स से हमें पावर मिल रही है, उस सोर्स का हम इस्तेमाल अपने भलाई के लिए करें। हम ऐसे राइट्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करें जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर बेहतर हो। The Constituent Assembly was expected to express the aspiration of those who had participated in the movement for independence. बच्चों, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन माना जा रहा थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, these were the ideals that had come intimately associated with social struggle in India since the 19th century. 19वीं शताब्दी से हम ये बात सब सुनते चले आ रहे थे जब ये संघर्ष चल रहा था भारत में कि लोकतंत्र, समानता, न्याय जैसे आदर्शवादी जो शब्द थे वो 19th सेंचुरी से चले आ रहे जो संघर्ष थे, सामाजिक संघर्ष के तौर पर ये गहरे तौर से जुड़े हुए थे। When the social reformers in 19th century opposed child marriage and demanded the widow be allowed to remarry, they were pleading for social justice. जब 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों ने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, विरोध किया, वहीं विडोज की रीमैरी के बारे में, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो सामाजिक न्याय की अलख जगा रहे थे। ठीक है। व्हेन स्वामी विवेकानंद कैंपेन फॉर द रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ही वांटेड रिलीजन्स टू बिकम मोर जस्ट। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए या उनकी परेशानियों का सवाल उठाया, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूर और किसानों को एकजुट करने के लिए काम किया, तो वे कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जूझ रहे थे। ठीक है। They were fight for the social and economic justice. The national movement against a government that was seen as oppressive and illegitimate was inevitably a struggle for democracy and justice, for citizens' right and equality. और एक दमनकारी और जिस तरह की अवैध सरकार के खिलाफ ये सब राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहे थे बेटा, ये लोकतंत्र व न्याय के लिए थे, नागरिकों के अधिकार के लिए थे, समानता का संघर्ष था, समानता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स पहले से चले आ रहे थे। और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, यहाँ जो बात बतलाई गई है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ज्योतिबा फुले जी के बारे में, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसके बारे में, तो ये कहीं ना कहीं संविधान की उन आकांक्षाओं, संविधान सभा का अब कर्तव्य था कि उनके द्वारा जो स्ट्रगल कंडक्ट किए जा रहे थे उन सभी बातों को, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और जस्टिस, उन बात को, उन आकांक्षाओं को संविधान सभा के द्वारा पूरा किया जाए। इनफैक्ट एज द डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन ग्रीव, द ब्रिटिश हैड बीन फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। बच्चों, अलग अलग समय पर जो राजनीतिक दल कार्य कर रहे थे उनमें उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ती चली जा रही थी। और अंग्रेजों ने भी चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है। अ नंबर ऑफ एक्ट्स वर पास्ड इन 1909, 1919 एंड 1935. All these were related to the Indian participation in provincial government. Okay. Gradually enlarging the space for Indian participation in provincial government. बच्चों, ये प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए गए इन सालों में, और धीरे धीरे जो स्पेस था, इंडियन पार्टिसिपेशन का जो दायरा था वो बढ़ता जा रहा था। द एग्जीक्यूटिव वॉज मेड पार्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1919 एंड ऑलमोस्ट एंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बच्चों, 1919 में जो कार्यपालिका थी, ठीक है, उसको आंशिक रूप से उसमें प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। उसमें थोड़ा कम पार्टिसिपेशन था।
और जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसके अंतर्गत लगभग पूरी तरह की विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उसके प्रति पूरी तरह से जवाबदेही अब निर्धारित कर दी गई थी। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कांग्रेस जो है 11 में से 8 प्रोविंसेस में जीत करके भी आती है। तो देखिए कि अब दायरा जो था, पार्टिसिपेशन का दायरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और हम बात करें कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उसके प्रति अब उत्तरदायित्व बढ़ता चला जा रहा था। Yet we should not an unbroken continuity between the earlier constitutional developments and what happened in the 3 years from 1946। बच्चों, हमने देखा कि जो पहले संवैधानिक बदलाव थे 1909, 1919, 1935 और जो 1946 से अगले 3 साल में जो घटनाएं घटी थी, उन सबको हम एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। ठीक है, वहाँ जो चेंजेस आए थे, जो एक्ट पास किए गए थे, उसके कारण कुछ और थे, उस समय की घटनाएं कुछ और थी। उसको हम 1946 से अगले जो 3 साल थे 1949 के बीच, उसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, while the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for the representative government। इससे पहले जब संवैधानिक प्रयोग हुए थे प्रतिनिधियात्मक सरकार के लिए, उसकी जो मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके जवाब में वो थे जो हम तीनों एक्ट की बात करें, है ना। जबकि जो और हाँ, जो कानून बनाए गए थे 1935 में, उसमें जो उसको पास करवाया गया, फॉर्मुलेट करवाया गया, तो उस फॉर्मुलेट कराने में किसी भारतीय की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी भी नहीं थी। देखिए, इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से कि सोमनाथ लाहिड़ी जो थे, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की इंस्टीट्यूशन हो गई है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनने फॉर्म की, तो इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि 1909, 1919 और 1935 में जब ये एक्ट को पास किया गया, उस समय कोई भारतीय की यहाँ हिस्सेदारी नहीं थी जब इसको एक्ट को पास कराया गया। जबकि उसमें पार्टिसिपेशन था, प्रोविंशियल या लेजिस्लेचर में जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून पास किए। तब तो कोई भारतीय उसमें शामिल नहीं था, और उन्हें जो वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, उसी ने लागू किया था। ठीक, द इलेक्टोरेट दैट इलेक्टेड द प्रोविंशियल बॉडीज हैड एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स, बट इवन इन 1935 इट रिमेन्ड limited to no more than 10 to 15% of the adult population। बच्चों, प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले जो निर्वाचन मंडल का दायरा था वो समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन 1935 में यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 to 15% हिस्से तक ही सीमित था। फिर देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उस समय में भी कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के जो कानून के तहत जो निर्वाचित विधायिका थी, औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति वो उत्तरदायी थी। द लेजिस्लेचर इलेक्टेड अंडर द 1935 एक्ट ऑपरेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल रूल। ऐसा नहीं है कि उस समय की सरकार जो थी फ्रीली डिसीजन ले सकती थी, नहीं, वो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत ही काम कर रही थी। एंड दैट गवर्नमेंट वर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। बच्चों, उस समय जो अंग्रेज नियुक्त किया जाता था अधिकारी या गवर्नर, वो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त जो गवर्नर होता था उसके प्रति भी ये जो गवर्नमेंट थी, जो लेजिस्लेचर था, ठीक, लेजिस्लेचर उसके प्रति उत्तरदायी रहता था। The vision that Nehru was trying to outline on 13 December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वो एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।